नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। यानी पीएफआई अब किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकेगा। उसके द्वारा न तो किसी कार्यक्रम का आयोजन होगा और न ही उसका देश के किसी भी हिस्से में दफ्तर होगा। इसके अलावा पीएफआई अब किसी से फंड भी नहीं ले सकेगा। केंद्र सरकार की यह कार्रवाई उसकी पिछले दिनों की गई सख्ती के मुताबिक ही है। बैन लगने से पहले पीएफआई पर 2 बार बड़ी छापामार कार्रवाई हुई। पहले 22 सितंबर को दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर उससे जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को दबोचा। तो वहीं 27 सितंबर को पहली छापेमारी के बाद मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएफआई के कई पदाधिकारियों को टेरर फंडिंग में लिंक के चलते उस पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। बड़े एक्शन के बाद कोई बवाल न हो, इसके मद्देनजर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वैसे पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। साथ ही कुछ हैरान करने वाले बयान भी सामने आए हैं। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने जहां पीएफआई पर बैन को भविष्य के लिए खतरा बताया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव और एक कांग्रेस सांसद के सुरेश ने संघ पर भी बैन लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद सियासी पारे में उबाल आना स्वाभाविक था। तो ऐसे में जनता मांगे जवाब पे चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे वैन, बवाल और सवाल में बैन जो लगाया गया है मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। इंक्लूडिंग आरएसएस ऐसा पर प्रतिबंध लगाइए। RSS and PFI, government should ban both. आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो आप इसके साथ क्या कर रहे थे? इनके तार आईएसआई तक से जुड़े होने के सबूत प्राप्त हुए। स्वागत है। तो पीएफआई के आतंकी कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए उस पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। बैन सिर्फ पीएफआई पर नहीं बल्कि उससे जुड़े 8 संगठनों पर भी लगा है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की। पीएफआई पर एक्शन यूपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें हम हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहते हैं, उसके तहत हुआ है। सरकार के मुताबिक पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बैन को गलत बता रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सांसद के सुरेश ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। खैर, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएफआई पर 2 जोरदार प्रहार के बाद मोदी सरकार की अब फाइनल स्ट्राइक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा 5 साल का बैन। प्रतिबंध लगते ही पॉलिटिक्स ने भी पकड़ा जोर। ओवैसी ने बैन को बताया गलत। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सांसद ने की आरएसएस पर भी बैन की मांग। चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मियर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू कन्विक्ट समवन। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस ऐसा पर प्रतिबंध लगाइए। RSS and PFI, both are equal. So government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई के साथ ही उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। बैन 5 साल के लिए है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बैन को लेकर विपक्षी दलों के जो बड़े रिएक्शन सामने आए हैं, उसे हमने आपको पहले ही सुना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां बैन को गलत बताते हुए इसे भविष्य के लिए खतरा बताया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने और 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये मांग कर दी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। वहीं पीएफआई पर एक्शन को लेकर
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएफआई आतंकी संगठन है तो इस पर पहले ही प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? दूसरी ओर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई की भूमिका कई जगहों पर संदिग्ध थी। सही सबूत होना चाहिए और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई, ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? पहले तो आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का, कि उन्होंने इस पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे संगठन जितने भी थे, इनके तार आईएसआई तक से जुड़े होने के सबूत प्राप्त हुए, स्वागत हुए। जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो प्रारंभ में जो 4 लोग पकड़े गए थे, 3 इंदौर के और 1 उज्जैन का, इन से जो जानकारियां मिली उसके तहत 8 जिलों से 21 लोग गिरफ्तार किए। पीएफआई पर बैन के फैसले का जहां बीजेपी समेत कई संगठन स्वागत कर रहे हैं, तो कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कुछ दल न सिर्फ फैसले का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं जो बड़ा सवाल भी पैदा कर सकते हैं। खैर, पीएफआई पर बैन तो लग गया है, अब आगे ये देखना होगा कि सरकार आतंक पर चोट के लिए अब कौन सा नया और बड़ा कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बैन, बवाल और सवाल, जनता मांगे के जवाब में आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हैं, आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी हैं, संघ के जानकार रमेश शर्मा जी हैं और हमारे स्वदेश न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय दिया। पहले रमेश जी आपसे ही जानना चाहेंगे, हालांकि इसके पहले 3 बार आरएसएस पे, एक बार 1950 में लगा, 48 में लगा, 2 साल बाद उसका बैन हटा लिया गया, आपातकाल के दौरान तो लगना ही था। उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा आया था उस दौरान 6 महीने के लिए संघ का बैन लगा और उसको हटा लिया गया। एक बार फिर ये मांग उठी है कि अगर पीएफआई पर बैन लगाया जाता है, आपको भी ध्यान होगा इसके पहले जब कभी बजरंग दल पर, सिमी पर बैन लगाने की बात दिग्विजय सिंह जी के सामने आई थी 94-95 में, तो उन्होंने कहा कि अगर सिमी पर लगेगा तो बजरंग दल पे भी लगेगा। अंत में सिमी के आप जानते हैं एक पूरी तरह से ये मान लिया गया और है भी कि आतंकी संगठन है वो, और कई आतंकवादी उससे जुड़े हैं। एक बार फिर संघ पे बैन लगाने की बात उठी है। आप संघ के जानकार हैं, उनका कहना है कि पीएफआई का जो काम है वही हिंदू जो कट्टरपंथी है उनको उकसाने का काम संघ करती है। देखिए, मोटे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किसने क्या टिप्पणी की है उस पर तो मैं नहीं जानना चाहता। हर व्यक्ति का अपना विवेक है, हर व्यक्ति की अपनी समझ है, उस आधार पर वो बात करता है। लेकिन जहाँ तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझा हूँ अपनी पत्रकारिता के जीवन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा काम राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पण का रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि 3 बार उस पर प्रतिबंध लगे। एक गांधी जी की हत्या के बाद लगा, आपातकाल में लगा, और 1992 में जब वो विवादित ढांचा ढहा तब उस पर प्रतिबंध लगा। मैं समझता हूँ अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो 1948 में जब फरवरी के प्रथम सप्ताह में कैबिनेट की, सेंट्रल कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उसमें किसी अफसर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया और नाम लिया आगे चल करके उस पर प्रतिबंध लगा। फिर न्यायिक जांच आयोग बैठा और न्यायिक जांच आयोग ने क्लीन चिट दी और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या में कोई हाथ नहीं। इसके अलावा खुद उस सरकार ने इस रिपोर्ट से पहले ही केंद्र सरकार को भी कुछ तथ्य मिले होंगे और उन्होंने प्रतिबंध 6-8 महीने में उस प्रतिबंध को हटा लिया था। ये इसका इतिहास गवाह है। 2 साल रहा है, 2 साल रहा था, 2 वर्ष लगे होंगे, तो कुल मिलाकर के वो प्रतिबंध राज्य सरकार ने स्वयं हटा लिया था। तो उसके बाद फिर आपातकाल में, तो चूंकि आपातकाल था तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों पर भी प्रतिबंध लगा, और दूसरा ढांचा गिरने पर संघ पर जो प्रतिबंध लगा वो भी मुझे आश्चर्यजनक लगा कि क्यों उस पर प्रतिबंध लगा। तो उस फिर जो लोग भी पीएफआई से तुलना कर रहे हैं इसमें भी बहुत आश्चर्यजनक है। अब एक संघ का आप दूसरा देखें, 1962 के युद्ध में अगर संघ ने भूमिका निभाई थी तो 1963 में बाकायदा संघ को गणतंत्र परेड में शामिल किया गया था और नेहरू जी ने सार्वजनिक उसकी प्रशंसा की है।
1965 के युद्ध में दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाला था और लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने संघ की प्रशंसा की है। 1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने संघ की प्रशंसा की है और अटल जी को एक विशेष विमान से नागपुर भेजा था और फ़ोन से उन्होंने उस समय के जो संघ चालक थे उनसे बात कराई। इसके अलावा अब प्राकृतिक आपदा हो उसमें सारे संघ के स्वयंसेवक जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं वो तो राष्ट्रीय एकता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संस्कृति के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर सबसे पहले 1934 में जो नागपुर के रेजिडेंट थे उन्होंने कहा था, एक फैसले में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से ज़्यादा संघ से खतरा ब्रिटिश शासन को अगर है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। उसके बाद पूरा का पूरा शासन तंत्र संघ के खिलाफ रहा और वो स्थिति आज भी है और उसके बाद भी कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उससे संघ वालों को कुछ फर्क पड़ेगा। उनका अपना काम है राष्ट्र संस्कृति की सेवा करना, वो करते रहेंगे। जी निश्चित आपके पास आएंगे। और नहीं 2018 में झाबुआ में दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि ठीक है संघ अपना काम कर रहा, लेकिन भगवा आतंकवाद जो कहा जाता है उससे जुड़े जितने भी लोग पकड़े गए हैं सैफरान टेरर से, वो संघ से ही क्यों जुड़े हुए हैं, ये इस मुद्दे पे हम आपके पास आएंगे, बात करेंगे। एक बार फिर चलते हैं, हम बीजेपी नेता हमारे साथ गुलरेज शेख जी हैं। गुलरेज जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए तमाम देश में खासकर साउथ में इस बात का विरोध हो रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे बैन लगा, उससे जुड़े 8 और संगठनों पे बैन लगा। ऐसे में ये कहा जा रहा है, इधर लालू यादव जी का मैंने आपको बताया कि इंक्लूडिंग आरएसएस के सुरेश जी ने कहा संघ पे भी बैन लगना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और बीजेपी संघ की अनुसांगिक संगठन है। ऐसी स्थिति में बीजेपी पे भी कहीं ना कहीं आ जाती है। नहीं, हम तो बड़े खोल के कहते हैं और मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और आज से नहीं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। तो इस प्रकार की बातें दिग्विजय सिंह जी ही कर सकते हैं और राष्ट्रवादियों का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस शब्द को दोहरा रहा हूँ कि राष्ट्रवादियों का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। जब न भारतीय जनसंघ हुआ करता था न बीजेपी हुआ करती थी, उस समय से ही लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी की जो शहादत हुई तो अल्फ्रेड पार्क में जो पुलिस का एनकाउंटर हुआ था उससे पहले एक कांग्रेस के बड़े नेता के घर पे थे, तो जहां विवाद हुआ था भगत सिंह जी, क्योंकि आज उनकी जयंती है और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो भगत सिंह जी की फांसी माफ कराने के नाम पर विवाद हुआ था चंद्रशेखर आजाद साहब का। और विवाद के बाद जब हवेली से निकले तो अल्फ्रेड पार्क तक पहुंचे और पुलिस आती है, वो उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तो राष्ट्रवादियों का अपमान करना इन लोगों के अंदर भरा हुआ है। मैं तो इसलिए कांग्रेस का नाम लेने के बाद 3 बार कुल्ली भी करता हूँ। लेकिन एनीवेज, मैं आपसे पूछता हूँ या किसी से भी पूछता हूँ कि जो पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो गैर कानूनी गतिविधियों में, आतंक की गतिविधियों में, सीमा पर हमारे दुश्मन जो देश हैं उनसे ताल्लुकात रखता है, इस पर गलत गतिविधियों को सपोर्ट करता है और जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें जो सिमी के पूर्व सदस्य थे उन्होंने ही संभवतः नए नाम के साथ अपने आप के काम को वापस जारी किया था पीएफआई के नाम पर। तो उस पर यदि गुलरेज जी पीएफआई के समर्थक ये कह रहे हैं कि पीएफआई भी खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के जो दबे कुचले जरूरतमंद लोग हैं उनको फंडिंग करता था, उनका सहयोग करता था। हालांकि मैं उस पर नहीं जानता, जांच एजेंसियों ने कुछ पाया होगा, निश्चित तौर पे कहीं कनेक्शन जुड़े होंगे, इस कारण प्रतिबंध लगा है। लेकिन उनका कहना वो भी ऐसा सहयोग करते थे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, जरूरतमंद लोग थे। नहीं, देखिए मुझे ये सब बातों में कोई तत्व नहीं दिखता, तथ्य नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब कार्रवाई हुई है, जब चीजें मालूम पड़ी है, जब सबूत है, वरना इस प्रकार की बात होती तो वो तो कोर्ट में जाता पीएफआई और चीजें डिसॉल्व हो जाती उनके खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व किया। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व किया है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो होगा, वरना वे कोर्ट में क्यों नहीं गए? जी सीधी बात है ना।
आप खुद ही आप जनरल नॉलेज से ही सोचिए, आप सामान्य ज्ञान से सोचिए कि उन्होंने अपने आप को डिसॉल्व क्यों किया। यदि वो सच्चे थे, वो किसी गलत एक्टिविटी में नहीं थे, तो वो आगे लड़ाई लड़ते कोर्ट में। जी चलिए, निश्चित सही कहा आपने। हमारे साथ जितेंद्र जी है। जितेंद्र जी, आपके सांसद, कांग्रेस के सांसद ने कहा संघ पे बैन लगना चाहिए, और कांग्रेस ने एक ट्वीट कर कहा 12 सितंबर को, एक खाकी ने कर दिखाया जलता हुआ और कहा कि नफरत से देश जल्द ही मुक्त हो जाएगा, कुछ दिनों का समय, कुछ दिन भी दिया उन्होंने। देखिए त्रिपाठी जी, आज चर्चा पीएफआई पे हो रही है जी। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी की लड़ाई पे चली गई। अब अगर आज़ादी की लड़ाई की बात होगी तो पीएफआई छोड़ करके मैं ये बात करूँगा कि आज़ादी की लड़ाई में आपका कितना योगदान था, कहाँ कहाँ से माफ़ीनामे की बात आई थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज पीएफआई को लेकर के चर्चा है, तो मुझे लगता है आज़ादी को लेकर, बिल्कुल आज़ादी को लेकर के जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहेंगे बैठ जाएंगे, सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा है, इसको लेकर के पीएफआई पे कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के हम स्वागत करते हैं, इसमें विरोध करने का कहीं सवाल नहीं उठता। आरएसएस की बात, अभी हम पीएफआई की बात कर रहे हैं। पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है ये निश्चित तौर पर अच्छी हुई, दोनों युक्त है। मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, बयानों पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि बयान किसने क्या दिए हैं, वो उसकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन पीएफआई पे जो कार्रवाई हुई है स्वागत योग्य हुई है। सवाल एक उठता है कि इतनी देर से क्यों हुई? कहीं ना कहीं एनआईए फेल था, कहीं ना कहीं आपकी नज़रें क्यों नहीं गई? आपके शासन में और कानून के डंडे के डर से अगर कहीं कुछ होता तो आज पीएफआई इतना सर ना उठा पाता। आप 8 साल से सरकार में बैठे, 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में, सिमी का नेटवर्क किस तेजी से फैला आपकी सरकार में, छिपाने वाली बात नहीं है। आपकी सरकार में पीएफआई का नेटवर्क इतनी तेजी से कैसे फैला, ये भी छिपाने की बात नहीं। कहीं ना कहीं आपके कानून का डंडा कमज़ोर हुआ है। और त्रिपाठी जी, मुझे कहने में झिझक नहीं है कि आप जब अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हो तो ऐसे लोगों के मंसूबे आगे बढ़ जाते हैं। जब आप पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करते हो और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हो, तब जाकर के ऐसे लोगों के मंसूबे बढ़ जाते हैं। जब आप आतंकवादियों को ले जाके हवाई जहाज में बैठा के छोड़ के आते हो, जब समझ में आता है कि हिंदुस्तान की सरकार कमजोर सरकार है, जब ऐसे लोग सर उठाते। त्रिपाठी जी, सारे उदाहरण आपने बिल्कुल सही दिए हैं। हमारे 2 सवाल, एक तो आपने कहा कि किस बयानों पे नहीं जाना चाहता, क्या दिग्विजय सिंह जी के बयान पे आप नहीं जाएंगे? सांसद हैं आपके सुरेश जी, उनके बयान पे नहीं जाएंगे जिन्होंने कहा कि संघ, आपकी कांग्रेस की वेबसाइट से ट्वीट हुआ है, कांग्रेस पार्टी से ट्वीट हुआ है। गुलरेज जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, उस पे नहीं जाएंगे? त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर सब पे जाएंगे, हर बयान पे जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज हम पीएफआई पे केंद्रित करके बात करें। अगर हम संघ को शामिल करेंगे, अगर ट्वीट पे जाएंगे तो हम अपना एसेंस नहीं निकाल पाएंगे, इस चर्चा का निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे। हम तो विपक्ष के नाते इस कार्रवाई का स्वागत करने बैठे। आप संघ की बात न ला करके आप पीएफआई पे केंद्रित करेंगे तो, क्योंकि इससे चर्चा भटक जाएगी। हम कहीं हमने दोनों पर केंद्रित किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अभी शर्मा जी के पास वरिष्ठता का अनुभव है, बहुत बड़ा समय उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा है, संघ के बहुत करीब जाकर के देखा है। उन्होंने बहुत सारी स्पष्ट बातें की कि निश्चित तौर पर 3 बार प्रतिबंध लगा। डीपी मिश्रा जी के कहने पे इंदिरा जी ने प्रतिबंध हटाया था, वो भी कानूनी कार्रवाई भी सामने आई, कोर्ट के भी सामने आया। तो मेरा ये कहना है कि आज जो पीएफआई पे कार्रवाई हुई उसको लेकर के सिर्फ इतना है कि 8 साल और 18 साल से आपकी सरकार, देखिए मैं शुरुआत इसको मानता हूं, कहीं ना कहीं जिन्ना की मजार पे जाकर के आप घुटने टेक देते हो और इसके बाद कहते हो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, आतंकवादियों को छोड़ के आते हो और कहते हो राष्ट्रवादी लोग, और जब पीएफआई पे चर्चा होती है तो आजादी के इतिहास की बात करने लगते हो। आज केंद्रित रहना चाहिए। हम तो स्वागत करने बैठे इस कार्रवाई का। सिमी के आतंक को भी हमने स्वागत किया था जब सिमी के आतंक लोगों पर आपने कार्रवाई की थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि शांति का टापू हुआ करता था, यहाँ आतंकवादी मिल रहा है, यहाँ पीएफआई का नेटवर्क मिल रहा है, यहाँ सिमी का नेटवर्क मिल रहा है, सरकार दोषी है। जितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई, सिमी के भी स्वागत किया। आपने कहा 8 साल से क्या कर रहे थे। 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ, आपके भी 8 साल थे, आपने 8 साल क्या किया था? एक बार जब सिमी पे कार्रवाई प्रतिबंध की बात आई थी, रमेश जी शायद इस बात से सहमत हो गए, तब दिग्विजय सिंह जी का ये बयान आया था कि बजरंग दल भी उसी तरह है और सिमी पे उन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया था मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर लगाएंगे तो बजरंग दल पे भी लगाएंगे।
और सिमी का सबसे बड़ा नेटवर्क महिदपुर में, पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क जो आया वो उज्जैन के महिदपुर में आया। अगर उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता तो शायद ये इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनता। नहीं, मैं देखिए ये सवाल का जवाब तो मेरे सवाल में छिपा है कि 8 साल से आप सरकार में थे, अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता पीएफआई पे तो आज ये नेटवर्क सामने नहीं आता। नहीं तो आपने क्यों नहीं लगाया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2006 में इसका गठन हुआ, हाँ। जब तक ये बढ़ा, लेकिन आप तो मेरा देखिए दोनों सरकारें रही, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये नेटवर्क जब अपनी क्षमताओं से अधिक बढ़ता जा रहा था तो आपकी निगरानी क्या कह रही थी? 2006 में हुआ, इन्होंने वेलफेयर के कार्य किए होंगे, समाज के लिए काम किया होगा, लेकिन जब उनका मूवमेंट इस तरफ हुआ तब आपको कार्रवाई करना चाहिए थी। आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया था। आपको यह देखना था कि ये संस्था किस काम के लिए शुरू हुई और कहां जा रही है, उस जगह पे उस समय आपको इस पे कार्रवाई कर देना थी। ये 8 साल का समय, त्रिपाठी जी, बहुत समय होता है। चलिए हमारे साथ तकी साहब हैं, हम उनके पास चलते हैं। आपका क्या रुख है तकी साहब? देखिए त्रिपाठी जी, मेरा मानना ये कि कोई भी संस्था है, आरएसएस हो या पीएफआई हो जी, अगर वो काम कर रही हो, गलत काम करेगा तो देर सवेर उसके ऊपर प्रतिबंध लग ही जाएगा जी। अगर प्रतिबंध लगाएंगे उसके ऊपर कई बार दूसरा नाम लेके वो सामने आ जाएंगे और जनता भी धीरे धीरे उनके खेल को समझ जाएगी। तो हम जब आरएसएस पीएफआई की बैन करने की बात करते हैं, उसके पीछे हम बहुत सारे अहम मुद्दों को छोड़ देते हैं। आज ये बैन लगने की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ तो ओल्ड पेंशन के ऊपर जो बैन लगा है वो कब हटेगा? उसको भी हटना चाहिए। जो गरीबी के ऊपर कब बैन लगेगा? गरीबी जो बॉडी भारत में लगाता है उसके ऊपर कब बैन लगेगा? भुखमरी जो बॉडी उसके ऊपर कब बैन लगेगा जी। और जो बेरोजगारी जो लगातार बेरोजगार लोग हो रहे हैं उस पर कब बैन लगेगा? ये सारी बातें, छुआछूत पे कब बैन लगेगा? महिलाओं के साथ दुर्चार हो रहा है उस पर कब बैन लगेगा? जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उस पर कब बैन लगेगा? जो अशिक्षित लोग रह रहे हैं। तकी साहब मुद्दे से अलग जा रहे हैं। ये तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में देकर के इंदिरा जी चुनाव जीत गई थी। देश के मुद्दों को लेके आ रहे हैं, जो देश के मुद्दे उससे बात कर रहे हैं। डॉलर का जो लगातार रुपया आपका और आपकी पार्टी का मत मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि संघ पे भी, तकी साहब मेरी बात सुन लीजिए, संघ पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। छोटे मोटे नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने, दो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, एक सांसद ने कहा है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा है कोई भी संस्था अगर देश के साथ गलत कार्य कर रही है, देश की सुरक्षा के लिए परेशानी क्रिएट कर रही है, देश की एकाग्रता वो देश की जो प्राथमिकता है उसको भंग कर रही है, उन सारी संस्थाओं पे बैन लेना चाहिए। चाहे वो पीएफआई हो, चाहे सिमी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, कोई भी हो। तो हम सभी स्थिति में नहीं किस तरह की बातें करें। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े मुद्दे हैं। लोग बिना खाने खाए सो जाते हैं, लोगों के पास टॉयलेट नहीं उपलब्ध है, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, सरेआम बलात्कार हो रहा है, उसमें बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। उस पर बैन लेना चाहिए ना। वो कब बैन लगेगा? अभी उत्तरांचल नहीं तो आपको क्या लगता है, संघ भी क्या देश की सुरक्षा में खतरा है कहीं? मुझे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर लगता है तो देखिए, मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ आर्टिकल है, 27 जनवरी 2013 में लिखा गया है, संघ के खिलाफ पुख्ता सबूत है, केंद्र सरकार ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने, और जो गृह सचिव है उनका बयान है इसके अंदर। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह मंगलवार को दावा किया उनके पास आरएसएस के आतंकी। ये कब का है तकी साहब, कब का है? 23 जनवरी 2013 का। तो 13 में तो सरकार थी ना, यूपीए की लगा देती बैन। तो सरकार किसी की हो, लेकिन जो उसमें आर्टिकल लगा है वो तो निकला है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आरएसएस के बैन करने में, पीएफआई के बैन करने में से ज्यादा इंटरेस्टेड बात नहीं हूँ कि देश के अंदर जो बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार है, जो महिलाओं का दुराचार हो रहा है, जो अशिक्षा है, उसके ऊपर बैन कब लगेगा? चलिए, ये मुद्दा बड़ी सफाई से आपने पलट दिया है। हम तो पीएफआई और संघ पे आपसे बात कर रहे हैं, इन पे क्या होना चाहिए? त्रिपाठी जी, कबीरदास जी कहा है, माला फेर चुक भवा फेरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। जी, आप पीएफआई पे बैन लगाइएगा, आरएसएस से बैन लगाइए, कल वो दूसरे नाम से चले आएंगे। वो सोच, जो विचारधारा है, जो लोगों के बीच में नफरत को उत्पन्न कर रही, घृणा को उत्पन्न कर रही, देश को उत्पन्न कर रही, छुआछूत को उत्पन्न कर रही है, उसको कैसे बैन किया जाए, उसको कैसे बदला जाए, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। तो इसमें तो सारी सरकारें रही हैं, केंद्र में मिलीजुली सरकार रही है, कांग्रेस रही है, बीजेपी रही है, तो सारे दोषी हैं। सिलेक्टिवली तो सारी सरकारें फेल हो गई इस बात के ऊपर सर।
कलेक्टिवली सारी सरकारें उस काम को नहीं कर पाई ठीक से। मतलब केजरीवाल जी के जब हाथ आएगा देश तब ये सब बैन लग जाएगा इस पे जो आप बता रहे हैं? बैन इन सब चीजों की जांच होगी। जो लोग भी देश की एकाग्रता को, प्राथमिकता को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को इग्नोर कर रहे चलिए, हैं, उनके सबके खिलाफ सकी साहब, हमें उम्मीद थी कि आपके विचार इस दोनों संस्थाओं पे आएंगे, लेकिन आपने दूसरा मुद्दा ही घुमा दिया। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना सैयद अली कुमी जी हैं। कुमी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। कुमी साहब, बात उठी, पीएफआई पे बैन लगा, निश्चित तौर पे 300 लोगों से ज़्यादा की गिरफ्तारियां हुई, 200 से ज़्यादा ठिकानों पे छापेमारी हुई। काफ़ी जांच परख के बाद ये निकला कि टेरर फंडिंग का लिंक कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है और कुछ लोग ISIS से भी जुड़े हुए हैं जो बाहर बांग्लादेश या दूसरी जगह पकड़े गए हैं और वो यहाँ के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े थे। बैन लगा जैसे सरकार की तरफ से मेरे पास जो जानकारी है। अब बीच में इस दौरान संघ, हालांकि पीएफआई के लोगों का कहना है कि हम जो अल्पसंख्यकों के या दूसरे और जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए वो मदद करते थे। दूसरी तरफ संघ पे भी प्रतिबंध लगाने की बात उठी है। आप स्कॉलर हैं, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी तंजीम हमारे मुल्क, हमारे देश के लिए खतरा बन जाए उस पर तो बिल्कुल बैन लगना ही चाहिए था। पहले लगना चाहिए था, बहुत बाद में कदम उठाया गया, क्योंकि देश के अंदर अमन होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ऐसी तंजीमें जो हमारे देश के अंदर हालात खराब करती हैं और बनाम गरीबी, हम गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, फलाह के लिए कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं, नौजवानों को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और वो नौजवान बिगड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो अच्छा कदम उठाया है। और भी तंजीमें अगर हमारे भारत में ऐसे काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी मजहब या किसी भी समाज की हो, उन पर भी पाबंदी आयद करना चाहिए है। अगर ऐसी तंजीमों को पाबंदी लगा दी गई तो देश के अंदर अमन, सलामती, भाईचारा कायम रहेगा। हमारा मुल्क जो है अमन और भाईचारे का मुल्क है, सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है और बहुत से लोग हमारे दुश्मन हैं, चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन रहे। तो हमें अपने मुल्क को देखना है, ये जिम्मेदारी जो सेंटर की भी है और राज्य सरकारों की भी है कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए कि जो देश के हालात, मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर ये ना लिखा जाए कि इस पे लगी तो उस पे भी होना चाहिए। अगर वो गलत करे, कुमी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि संघ के द्वारा भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ऐसे में आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक कि भाई मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कंट्री भी जाता हूँ, ऐसी चीज मैंने की देखी नहीं है। संघ वालों से मिलते भी हैं, मेरे पास भी रास्ते में रहते हैं, मैं आता हूँ जाता हूँ। ऐसा हमने तो ये देखा है वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। मुस्लिम मंच बनाया गया, इतने करोड़ों की तादाद से मुसलमानों को जोड़ा है। भागवत जी भी मेहनत कर रहे हैं कि देश के अंदर शांति कर रहे हैं, मुसलमान अपना मोल समझ कर रहे हैं कि देश मुसलमानों का भी है जितना हिंदुओं का है। ये मैंने तस्वीरें सुनी है, उनको अमली तौर पे देखा भी है। अब पता नहीं लोगों को कहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि संघ भी ऐसा काम, संघ जो है ऐसा कोई काम हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है अपने आंखों से देख रहे हो, संघ जो है प्यार मोहब्बत एक जैसी की दावत देता है, हजारों करोड़ों मुसलमानों को जोड़ने की बात करता है। मुस्लिम हमारे अंग्रेज जी जो हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, भागवत जी जो है उनकी तकरीरों से आप देखिए, मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं। अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए आप क्या तो मुसलमानों के पास जाके उनको प्यार मोहब्बत की दावत दे रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर शांति से मतलब आपकी नजर में संघ अच्छा काम कर रहा? नहीं, मैं जो मैं देख रहा हूँ, अब हो सकता है कि मुख्यमंत्रियों की नजर में अच्छा काम ना हो। अगर संघ अगर गलत काम करेगा तो मुझे भी बुराई करूंगा, मुझसे तो वही है मतलब दोस्ती है या रिश्तेदारी मेरी है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी अच्छा करना चाहिए और जो बुरा काम कर रहे हैं उनकी बुराई करना चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये, मैं किसी पक्ष में, किसी पार्टी या किसी उसके लिए नहीं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। देश का हित ये है कि हर मजहब, हर धर्म, हर कौम के लोग प्यार मोहब्बत से रहें। और हमने जो देखा है, संघ के लोग जा के यही समझा रहे हैं मुसलमानों के बीच में कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है या आप अपना देश को। जी, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हैं। जी, आपके पास आता हूँ कुमी साहब। मुक्ता जी, खैर जो बहस हो रही है, जो चल रहा है, विचार आपने
स्कॉलर का भी सुन लिया, कांग्रेस का हो, आपका हो, सबका अपना अपना है। संघ पे बैन कुछ लोगों का, जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि ये बयानों पे मैं नहीं जाता हूं, मैं उस मुद्दे पे जाता हूं, पीएफआई पे जाता हूं। अब क्या ये बयान इतने बड़े बड़े लीडर्स, दिग्विजय सिंह जी हो, दिग्विजय सिंह ने तो बहुत पहले सेफ्रान टेरर नाम भी दिया था, और उन्होंने एक कहा था कि संघ के लोग बम भी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें के सुरेश जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, और ऐसी स्थिति में उन्होंने संघ पे बैन लगाने की जो बात कही है पीएफआई के साथ, इसके मायने क्या समझे? क्या ये आवाज़ आगे भी संघ पे बैन लगाने की दूसरे दलों के, विपक्षी दलों के द्वारा होती रहेगी, या अगर वो करते हैं तो इससे किसको नफा नुकसान होगा? जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा त्रिपाठी जी। देखिए, हम लोगों ने सालों से ये सुना हुआ है, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, वो लगातार ये बात को दोहराते थे कि संघ जो है वो हिंदू टेररिज्म फैलाता है, बम बनाता है। जबकि आपको भी ध्यान होगा, जब ये वाला उनका स्टेटमेंट आया था कि जो संघ है वो बम बनाता है, तो उसके बाद बहुत खलबली हुई थी। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार हम दिग्विजय सिंह से सुनते आ रहे थे, आज से नहीं, बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। और शायद वो पहले कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने इतना खुल के संघ का विरोध किया था, और लगातार वो बोलते आए थे। ये जनरली कांग्रेस के कोई और नेता नहीं बोलते थे, ये लगातार वो बोलते आए हैं, अपने कार्यकाल के समय से ही बोलते आए हैं। उसके बाद से जो है, आज जो जिस तरह से पीएफआई को जो बैन किया गया, वो तो एक वेलकम स्टेप है, ये तो सब मान रहे हैं इस बात को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस भी मान रही है कि ये सही है, अगर टेररिज्म में इन्वॉल्व है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो उसको बैन करना चाहिए। सवाल यही सब खड़ा कर रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लगा? तो टाइम इसलिए लगता है, मेरा ये मानना है कि पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं, उसके बिना आप कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे? ऐसे आप बैन करने लगेंगे तो आए दिन आप ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करते जाएंगे। तो अब जो सवाल है कि जिस तरह से अब ये तो जाहिर तौर पे ये है कि जब आप पीएफआई को बैन कर रहे हैं, तो ये उम्मीद, ये हम तो सब जान रहे थे कि कांग्रेस जो है अब वो कहेगी कि संघ को बैन करना चाहिए, क्योंकि संघ पहले भी 3 बार बैन हो चुका है। लेकिन बैन कभी भी, संघ पर बैन जो रहा वो कभी भी परमानेंट नहीं रहा जी। कुछ महीने रहा, 1 आध साल रहा, फिर उसको हटा दिया गया। और संघ जो है वो बार बार ये कहता है कि हम अपने कल्चर की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, भारत के कल्चर की बात करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा। हमने देखा, इतने सालों में भी हम देखते आ रहे हैं, संघ जो है वो राष्ट्रवाद की बात करता है जी, राष्ट्रवाद की योजनाओं की बात करता है, यूथ को राष्ट्रवाद से जोड़ने की बात करता है, इंडियन कल्चर की बात करता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे जो बैन की बात कांग्रेस कर रही है, मेरा ये मानना है कि वो कुछ ऑब्वियसली कुछ कहेगी, क्योंकि जब पीएफआई बैन करने का निर्णय ले लिया है सरकार ने, तो वो कहेगी जाहिर तौर पे कि चलिए संघ को भी बैन करिए, क्योंकि संघ को तो हम लगातार इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि वो सैफरन टेररिज्म में इन्वॉल्व है, हिंदुत्व की बात करता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। तो मेरा ये मानना है कि ये इसी कारण से हो रहा है, और ये बयान आते रहेंगे आगे भी चल के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ठोस कदम या कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा कोई उसमें लिप्त पाया नहीं गया है संघ जी। जी रमेश जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे। देखिए, मैं मानता हूं आपने कहा राष्ट्रवाद की बात करता है संघ का और संस्कृति की बात करता है, लेकिन उसके कई 80 अनुषांगिक संगठन है। तगी साहब, मैं आ ही रहा हूं, मैं एक बार जो रमेश जी है हमारे साथ, संघ के जो जानकार हैं, उनसे बात कर लेता हूं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं, जितेंद्र जी के पास बाद में चला जाऊंगा। रमेश, तो उसमें जो 80 अनुषांगिक संगठन हैं, उसमें कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। आप भी जानते हैं, नाम बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सांप्रदायिकता का माहौल नहीं होता, पैदा होता? देखिए, मोटे तौर पर ये वैसे मुझे आश्चर्य है आपके सवाल पर त्रिपाठी जी। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज विषय हमारा पीएफआई का है, हमारी चर्चा पीएफआई पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर आप दोनों लोगों ने तय कर लिया कि पीएफआई नहीं, संघ भी है इसमें। नहीं, संघ कहाँ से है भाई? मुफ्ती साहब ने इतनी अच्छी बात कही कि हमको उन लोगों की चर्चा करना चाहिए जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस चर्चा को आप करके जो कई देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको आप किनारे कर रहे हैं और संघ को लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बात है, रमेश जी, चूंकि आपने मुझ पे आरोप लगा ही दिया है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दूं। फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हम इसलिए
क्योंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बवाल यानी संघ पे प्रतिबंध लगाने की बात एक सांसद ने नहीं की है, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी कही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि संघ पे अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। यानी इस समय आपकी नजर में देश के सामने पीएफआई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? बड़ा मुद्दा है, तभी तो मुद्दा लिया, सबसे बड़ा मुद्दा है, तभी तो लिया है भाई। पीएफआई में अगर हमारी जांच एजेंसियों ने कुछ सबूत पाए हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है भाई। आप संघ पर एक अलग से चर्चा करते नहीं, लेकिन पीएफआई को छुपा करके आप संघ पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। आपने मुफ्ती साहब से भी 3 बार पूछा कि आपकी दृष्टि में संघ अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब जो है कि क्या आप संघ को आगे करके पीएफआई पर पर्दा डालना चाह रहे हैं? ये आपको लग रहा है? निश्चित मुझे यही लगा। नहीं, तो ये नहीं लगना चाहिए। अभी मैंने आपके सवाल जितने भी आपने पूछे वो आपने पीएफआई पर किसी से सवाल नहीं पूछा, आपने जिससे पूछा संघ पर सवाल पूछा। ये मैं सवाल मैं पूछूंगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे। ये आप पीएफआई पर सवाल पूछिए नहीं, ये आप नहीं तय करेंगे। हमारा सवाल जो है, हमारा सवाल इस बात का है कि उसमें एक जांच एजेंसियों ने छापा। एक मिनट आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा है कि आपने गलत तय किया है। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। पीएफआई पे लिंक जोड़ते हुए उन्होंने टेरर फंडिंग की लिंक जोड़ी और उन पे छापा मारा और बैन लगाया। ऐसी स्थिति में चूंकि पीएफआई पे बैन लगाने की बात हुई है तो 3 बड़े लीडरों ने संघ को क्यों जोड़ दिया, इस पे आप बता दीजिए। भाई मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने क्यों जोड़ दिया, वो उनसे सवाल पूछिए कि उन्होंने क्यों जोड़ दिया। मेरी दृष्टि में संघ का काम बिल्कुल अलग है और वो राष्ट्र और संस्कृति और वो भाईचारे के मिलने की बात करता है। ये जो उस पर आरोप लगाए गए हैं, मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल उचित आरोप नहीं लगाए गए। संघ का काम बिल्कुल अलग है, सांस्कृतिक निर्माण का है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, उनके विस्तारक हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उनका काम करता है। 100 से अधिक विस्तारक तो उनका केवल मध्य भारत में है। तो कुल मिला, और मुस्लिम समाज के हैं, तो कुल मिलाकर के जो मुस्लिम समाज के लोग भी राष्ट्र और संस्कृति और भाईचारे की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 अलग अलग बात होती है। नबी हुजूर ने भी अगर फरमाया इंसानियत की बात की है, उन्होंने कोई आतंकवाद की और लूट खसोट की बात नहीं की, उन्होंने इंसानियत की बात की है, उन्होंने माफ़ी की बात की है, उन्होंने एहसानमंदी की बात की है, उन्होंने धरती की। तो वो जो है उस लाइन पर जितने मुस्लिम समाज के लोग काम कर रहे हैं वो सब संघ से जुड़ रहे हैं। और जो लोग नबी हुजूर के बजाय इस चीज़ों को समझते हैं कि लूट खसोट करो, पैसा लाओ, झूठ बोलो और हत्याएं करो, आप कल्पना कर सकते हैं नबी हुजूर ने कत्ल को सबसे बड़ा जुल्म बताया था। उन्होंने कहा था कि इंसान का दिल न टूटे। तो इमारतें तो इंसान बनाता है, लेकिन इंसान का दिल। सवाल को दूसरी तरफ कुल मिला करके जो लोग इस लाइन पर काम करते हैं, संघ के साथ वो सारा मुस्लिम समाज है। जी, आप हमारे सवाल को आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया। हमारा सवाल ये है कि 80 अनुसांगिक संगठन है जिसमें 1-2 कट्टर हिंदुत्व की बात उसमें कोई नहीं करता। ये संघ पर झूठा आरोप है। बजरंग दल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद नहीं करता। सुना दीजिए आप किसी का, अगर कट्टर हिंदुत्व का टेप सुना दीजिए किसी ने कहा हो तो। चलिए, अब टेप अभी तो रखा नहीं है, मैं निश्चित तौर पे आपको सुनाऊंगा। चलिए तकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सब राष्ट्रवादी लोग हैं, बीजेपी के और आरएसएस के लोग। तो इनका राष्ट्रवाद जो है सिर्फ वोट पाने में और इलेक्शन लड़ने में रहता है। पुलवामा के बाद हम देखा राष्ट्रवाद की, उन्होंने कहा देश में राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न हो गई, इसको जीत बदलिए जी। और उसके बाद इनके सारे लोग, जब पुलवामा के लोगों शहीदों की पार्टी चढ़ी आ रहे थे, सब लोग वहां पहुंच रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन चल रहा था। और उसके बाद जब इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, उसके बाद वहां डट के लोग गए नहीं और उनका कोई हाल लेने वाला नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ जो भी करता है उसका मेन मकसद होता है बैकडोर से या फ्रंट से सत्ता में बना रहना, पावर को लेना। लेकिन सत्ता में बने रहने के बाद, पावर में आने के बाद भी लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, जो मैंने मुद्दे उठाए थे भी आपके सामने, जिसका आप कह रहे हो मुद्दा नहीं है देश का, मैं बड़ा विचित्र होता हूँ कि जब भी किसी डिबेट में जो आज के मुद्दे हैं, जो आज की तारीख के मुद्दे हैं, वो डिबेट के मुद्दे कहते नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब चीजें आपस में लिंक है। तो बीजेपी को कोई ना कोई ऐसा चाहिए, पीएफआई जैसा, जो ये हिंदुओं तक मैसेज भेजे कि देखो कोई है जो तुमको जो है रहने नहीं देगा, हम लोग हैं उनको दबाने के लिए, हम लोग उनको पकड़ने के लिए। कोई ऐसा मुस्लिम संगठन है जो तुम्हारे लिए खतरा है, ये मैसेज ये देना चाहते हैं हिंदू समाज को, ताकि हिंदू वोटों को ये बटोर के रखे। मतलब आपकी नजर में पीएफआई पे जो कार्रवाई हुई है इसलिए हुई है कि हिंदू मतदाताओं को बीजेपी लुभाना चाहती है? बिल्कुल, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले हो रहा है ये। तो मतलब पीएफआई 2024 का इलेक्शन होने वाला है, 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब पीएफआई पे गैर कानूनी गतिविधियां जो बता रही है एजेंसियां, वो लागू नहीं होती। तो देखिए,
कर्नल पुरोहित को आप भूल गए, जिनको पकड़ा गया था मालेगांव ब्लास्ट के अंदर। संजय ठाकुर को उन्होंने सांसद भेज दिया, सांसद बना के, जो पकड़े गई थी उसमें मस्जिद के अंदर, और बहुत सारे लोग ये अभी आरोपी हैं, अब आरोपी हैं। समझौता ट्रेन में किसके सामने नाम आया था? नहीं, नाम आया था, आरोपी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। आप सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगते ही उनको आरोपी कहने लगते हैं जी। आप मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगते ही उनको कहते हैं वो दोषी है, दोषी साबित करने लगते हैं। और जब इनके यहाँ लोग आरोप लगता है तो कहते हैं वो आरोपी दोषी नहीं है, उसका मुकदमा चल रहा है 15 साल से, और यहाँ जो है सिसोदिया 10 दिन के अंदर दोषी साबित हो जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो बीजेपी और आरएसएस ने देश में चलाया हुआ है, उसका जनता समझ रही है। और मैं आपसे कह चुका, पहले चाह रहे थे, तो चाहे पीएफआई हो, जनता बहुत समझदार है देश की। ताकि साहब आरोपी को दोष मुक्त करना या दोष युक्त करना ये न्यायालय का काम है, सरकार का नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आजकल के मीडिया चैनल जो खुद न्यायालय बने हुए हैं, वो ये मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं, आरोपी को आरोपी कहेंगे ना। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कुछ आजकल मीडिया चैनल जो हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के टुकड़ों में पल रहे हैं, उनका यही रह गया है कि पहले आरोप लगाओ, मीडिया में चलाओ और मीडिया में उनको दोषी साबित कर दो। ये उन्होंने बहुत बार किया है। आज आपने कहा कि उन पे आरोप चल रहा है, 10 साल से 12 साल से आरोप चल रहा है, वो एमपी बन गई, लेकिन जब किसी दूसरे पे होता है तो इसको ये दोषी कहने लगते हैं। और पूरी मीडिया में सिनेरियो, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए। आज की डेट में मुद्दा है कि $82 हो गया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो देश की पहचान है। इन मुद्दों पे चर्चा कर चुके हैं तकी साहब, महंगाई के मुद्दे पे कर चुके हैं, दूसरे मुद्दे पे कर चुके हैं। हिम्मत नहीं है इनसे मुद्दों पे बात करने की। जब 18 घंटे में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो रुपया रोज क्यों घटता चला जा रहा है? चलिए, ये उस मुद्दे पे, डॉलर पे, पेट्रोल पे, इसमें महंगाई पे, सामाजिक अन्य मुद्दों पे बाद में आज तो पीएफआई और जो पीएफआई पे बैन लगा है उसके कारण संघ पे भी उंगली उठाई गई है, इस मुद्दे पे चर्चा है। तो कोई भी संस्था हो जो देश की एकाग्रता को, देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश की प्राथमिकता को जो भंग कर रहा है, वो सब बैन करने चाहिए। हमें वो बातें, हम अभी देश हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं कि हमारे पास टाइम है इस तरह के मुद्दे जो देश में लगातार बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल मुद्दे हैं सब। चलिए, दे आर नॉट द प्रैक्टिकल मुद्दे, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड मुद्दे हैं सब। बिल्कुल तकी साहब, आते हैं हम आपके गुलरेज जी, कहा यह जा रहा है कि दूसरे मुद्दों को मैंने भुला दे जनता। महंगाई का मुद्दा बहुत सारे उन्होंने उठाए हैं, इस कारण इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि तकी साहब ने सीधे सीधे जांच एजेंसियों पे सवाल खड़ा कर दिया है। नहीं तो तकी साहब शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके जो सर्वा महोदय हैं, वो मफलरबाज आदमी, वो तो सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वायुसेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह। तकी साहब एक मिनट, तकी साहब आप सुन लीजिए उनकी बात, बीच में कहेंगे तो ना उनकी बात सुनेंगे आप, ना आपकी बात वो सुन पाएंगे। जी शेख साहब। तो ये बहुत क्रांतिकारी इन्होंने अभी मीडिया पे भी आक्षेप लगाए। तो मैं बस इतना कहूंगा कि व्यूअर्स को जरा मीडिया लिखें, वो गूगल करें, बहुत क्रांतिकारी ये वही मीडिया है जिस वजह से आप सत्ता तक पहुंचे हैं। और बहुत क्रांतिकारी किसने बोला था, किसको कहा था, वो भी आप सुन लीजिए। तो ये छापा मार युद्ध वाले लोग हैं, ये पीठ दिखा के भागने वाले लोग हैं, ये केवल लोगों पे उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। जब कोर्ट से डंडा पड़ता है, हर किसी के विषय में गलत बोलते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। और इनके मुंह में दही जम जाता है ना, ये कभी एक बात ये भाई को बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गोल गोल घूमने वाले लोग हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि देश के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी सरकार बनाती जा रही है। नहीं ठीक है ना, सरकार तो कांग्रेस ने भी बनाई है जी। आज कांग्रेस कहाँ है जी? तकी साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। तकी साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास। जिन लोगों ने हाथ उठा कर देश के बंटवारा किया, भारत के दो बाजुओं को काट दिया, उन्होंने भी सरकार सालों तक चलाई। तो सरकार बनाना कोई पैमाना नहीं होता है ना, राष्ट्रवाद होता है, आपका विचारधारा होती है। और हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारी विचारधारा संघ से आती है, इसलिए हम अपने आप को पावन मानते हैं वैचारिक रूप से। जी चलिए, आपकी बात है जितेंद्र जी। बहुत बड़े तोहमत लगाई है कांग्रेस पे।
त्रिपाठी जी, ये कुछ नहीं है, ये बहस को मोड़ने के लिए किया गया है। बंटवारा आपने कर दिया। दोनों हाथ उठा के बंटवारे करने वाले लोग, बताने वाले लोग। अगर मैं इस पे बहस करूंगा तो मेरा समय इस पे चला जाएगा कि 47 में देश आजाद हुआ, 43 में 2 राष्ट्र की थ्योरी कौन लेके आया। बहुत सारी चीजें हैं। अब राष्ट्रवाद की बात तो इनके मुंह से शोभा देती नहीं। भारतीय जनता पार्टी और संघ जी दोनों अपने आप को अलग अलग कहते हैं। खासतौर से संघ तो कहता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन संघ के लेना देना तो है अनुसांगिक नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो मना करते हैं जी। लेकिन होता क्या है, संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते, भारतीय जनता पार्टी से लौट के संघ में आते, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिश्ता तो है जी। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुक्ता जी ने बोल दिया कि संघ राष्ट्रवादी। मैं आपकी बात का भी समर्थन कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है संघ को कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहने का माध्यम तो रखना पड़ेगा। अगर देश का कोई भी मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिन्ना की मजार पर नहीं जाता है, अगर जिन्ना की मजार पर गए तो सार्वजनिक रूप से बयान आपका भी आना था कि हम इससे सहमत नहीं। आज अगर इस देश में आतंकवादियों को हवाई जहाज उसके घर छोड़ने जा रहा है, संघ को आपत्ति दर्ज करना थी, बयान आना था। इसको लेकर के हमें तकलीफ होती है कि आप राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन जब आपकी पार्टी, आपसे जुड़ी हुई पार्टी जब इस तरीके के काम करती है तो विरोध में आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात आती है, सबसे पहले विरोध संघ की तरफ से आना चाहिए। आज अलगाववादियों के साथ सरकार बना लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके के चेहरे बनाती रहती है, उससे हम क्या उम्मीद करें वो जवाब देगी। वो कहेगी देश की सुरक्षा के लिए हमने सरकार बनाई, लात मार के गिरा दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तर्कों पे भरोसा इस देश के लोगों को अब नहीं रहा है, लेकिन संघ से उम्मीद रहती है कि वो गलत को गलत और प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके कहे कि चूंकि आपसे हमारा नाम जुड़ा है इसलिए इस तरह की गतिविधियों को विराम दिया जाए। आप कह रहे हैं नैतिकता की बात, आप कह रहे हैं आरोपी नहीं है। अरे कितना बड़ा आरोप लगा। अगर आप ये बताइए, एक सांसद कहती है शहीद पे कि मैंने श्राप दिया, मर गया, ये उसके शब्द होना चाहिए। संघ को आगे, चूंकि संघ से जुड़ा हुआ मामला था, उससे कहते हैं इस्तीफा दीजिए। आज ये बताइए आप कि एक खाली ये अकेला मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं जहां, अब आप बताइए यूपी में हमीरपुर में क्या हो रहा है, लखीमपुर खीरी में आप कह रहे हैं आरोपी। अरे ये तो 30 साल तक आरोपी बना रहेगा, लेकिन आपको नैतिकता के आधार पर, अगर भारतीय जनता पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी गलत का साथ दे रही है, आपका निर्णय होना चाहिए था कि इसको, ये मिश्रा जो होम मिनिस्टर है, इसको बर्खास्त किया जाए। आप खड़े नहीं होते, निश्चित तौर पर छींटे आपके ऊपर भी उठेंगे। लेकिन आपके जिन भी जिम्मेदार नेताओं ने बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके कहा कि संघ पे बैन लगना चाहिए, तो क्या उन पे कांग्रेस कार्रवाई करेगी, पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, मेरा ये कहना है, अभी रमेश शर्मा जी ने कहा किसी ने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। हिंदू राष्ट्र की बात तो आती रहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ और संघ के अनुषंगिक संगठनों के द्वारा। अब हिंदू राष्ट्र की विवेचना और व्याख्या क्या है वो समझा पाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं इस देश में इस देश ने इस हिंदू समाज से, इस हिंदू धर्म से 3 धर्म पैदा हुए हैं, बौद्ध, सिख और जैन, इतना सहिष्णु हुए। इसमें सब धर्मों की इज्जत करना पड़ेगी त्रिपाठी जी, जब ही ये देश चल पाएगा। जी तकी साहब, थोड़ा संक्षेप में एक बार फिर हम कुमी साहब के पास जाएंगे। तकी साहब, थोड़ा संक्षेप में। आरएसएस के प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि 3 धर्म भारत उत्पन्न हुए, जब ये अशोका की बात करते हैं, वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा है। जब हम अशोक के साम्राज्य की बात करते हैं तो हम कहते हैं अशोक के साम्राज्य में गांधार तक सीमाएं थी, ईरान तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, तो इस्लाम भी तो वहीं से आया है, अफगानिस्तानी तो ईरान से तो आया है, फिर आप कहते हैं मुसलमान बाहर से आए। अरे जब अशोक की सीमाएं फैली हुई थी गांधार तक, तो वो सही से मुसलमान आए, मुसलमान तो इसी देश से आए, कहाँ से आए? ये क्या लॉजिक है? जब आप जब नक्शा खींचते बनाते हैं तो आप 1947 के बाद नक्शा बनाते हैं, और जब अपने हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र को हम बनाएंगे, महाराष्ट्र बनाएंगे, तो उसमें सीमाएं दिखाते हैं जो गांधार में ईरान के अंदर है। चलिए, इसका उत्तर, तो ये कौन सी अलग अलग विचारधाराएं हैं? अरे हिंदू भी यहीं से आए, मुसलमान भी यहीं से आए, सिख भी यहीं से आए, जैन भी यहीं से आए, बुद्धिस्ट भी यहीं से आए, ईसाई जेरूसलम, सब लोग इसी पृष्ठभूमि से आए, इसी धरती से आए, इसी देश से आए, और सब यहीं के लोग, यहीं के वासी हमेशा ही रहेंगे। ये बेकार की बातें हैं। भारत जो है वो समावेश है सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी विचारधाराओं का, सभी सोच का।
उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उस पर गौरव करना चाहिए हमें। चलिए। ये हमारा गौरवमय इतिहास है। तकी साहब, हमेशा हमारे इतिहास तकी की साहब नकल समय करते कम हैं। है, रमेश ये जी से पूछना। बांटने की, काटने की तकी साहब, राजनीति छाड़ने। आपने बात कह ली अपनी, निश्चित तौर पे उसका जो लब्बे लुआब है वो आ चुका है। रमेश जी, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? कुल मिलाकर के जो हिंदू राष्ट्र की अगर बात संघ वाले करते हैं तो उसके पीछे उनका मानना होता है कि सबका डीएनए एक है। भाई ठीक है कि 2000 वर्षों में किसी के मार्ग बदल गए, किसी ने पूजा पद्धति अलग कर ली, किसी ने उपासना पद्धति अलग कर ली, बाकी पूर्वज तो सबके एक हैं। आप अगर 3000 वर्ष पहले विश्व का इतिहास देखेंगे तो सबका डीएनए एक है। तो उनके हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में जाति और धर्म नहीं है, उनके हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, एक देश के भीतर निवास करने वाले सारे लोग हिंदू हैं। और ये बात अभी कुछ दिन पहले जब संघ प्रमुख, तकी साहब सुन लीजिए, तकी साहब सुन लीजिए, आपने बात रख दी सारी बात। जी जी, बोलिए रमेश जी। तकी साहब बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे इस कारण। जी रमेश जी। हाँ, तो कुल मिलाकर के अभी कुछ दिन पहले जब संघ प्रमुख अभी इमाम साहब के यहाँ गए तो दोनों ने लगभग यही बात कही कि भाई 2000 वर्ष से पहले सबके पूर्वज एक हैं, सबका डीएनए एक है। और भाषा विज्ञानियों ने अपने आप ही साबित कर दिया कि सब अवेस्ता, संस्कृत की बेटी अवेस्ता है, अवेस्ता की बेटी अरबी और फारसी है, संस्कृत की बेटी लैटिन है, उसकी बेटी इंग्लिश और फ्रांसीसी है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं संस्कृत सबकी नानी माँ है। तो वो जो उनकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है वो राष्ट्रभाव की परिभाषा है, वो जाति और धर्म से बहुत अलग है। वो जिस तरीके से जर्मन का रहने वाला व्यक्ति जर्मनी कहलाता है, इंग्लैंड का तो फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति फ्रांसीसी कहलाता है, उसी प्रकार हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति हिंदू कहलाता है, उसको आप हिंदुस्तानी कह लीजिए। उन्होंने संघ प्रमुख जी ने बहुत क्लियर किया कि आप हिंदुस्तानी कह लें, आप भारतीय कह लें, आप इंडियन कह लें, शब्द से कुछ फर्क नहीं होता, आप हिंदू कह लें। आशय जो है वो केवल एक राष्ट्रीयता का आशय है, तो उनका आशय राष्ट्रीयता का है। जी, हमारे साथ सैयद साहब है। तकी साहब आऊंगे, सैयद साहब के पास जा रहा हूँ। सैयद साहब, अभी रमेश जी जो संघ के जानकार हैं, उन्होंने बहुत सारी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है उसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया, आप कितना सहमत है? देखिए, ऐसा है कि मैं तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सैयद साहब। कह रहा हूँ कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में संघ परिवार जो है, संघ जो लोग हैं, उनका विचार ये है कि हमारे देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्रेम मोहब्बत से रहें। इसी की वो लोग हर यहाँ जाके बात करते हैं। हमने कहीं भी नहीं देखा कि लड़ाने की बात करें, फसाद की बात करें, मिटाने की बात करें, भिड़वाने की बात करें, ऐसा कोई चीज ऐसी नहीं है। ये लोग जो संघ पे तोहमत लगाते हैं ये गलत है जी। और आप देखिए, रमेश जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब हिंदुस्तान में रहना है, इसलिए हिंदू नाम पड़े हैं, हिंदुस्तानी नाम। हम जब हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में जाते हैं, हमारी पहचान जो है मुसलमान की नहीं होती है, हमारी हिंदुस्तानी की होती है। हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं दुनिया भर में तो हमको लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, हमको मुसलमान नहीं कहते हैं। हम बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। अगर वो लोग हमको यही समझते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले बात तो समझना चाहिए इंसान को, हिंदू एक मजहब है और मुसलमान एक मजहब है। मगर हम जब हिंदुस्तान के बाहर कोई भी जाएगा, अगर हिंदू भी जाएगा तो उसको भी हिंदुस्तानी कहेंगे और मुसलमान जाएगा तो उसको भी हिंदू मुसलमान। मैं आपको बताऊँ, मैं इराक गया था कई मरतबा, इराक, ईरान और सीरिया वगैरह। हमारे साथ बहुत से लोग थे लखनऊ के। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ के तमाम लोग यही कहते थे कि देखिए हिंदी आए हैं, ये हिंदू आए हैं, ये हिंदुस्तानी आए हैं। तो हमें बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम हैं हिंदुस्तान के, तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा देश ये है, हमारा भारत ये है। दुनिया में एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ पे उसके धर्म और मजहब और कौम के लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यही संघ काम कर रहा है कि लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं। संघ का काम है लोगों को जोड़ के रखना अपने मुल्क के अंदर। उसका ना पार्टी से मतलब है, न बीजेपी से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, न समाजवादी से मतलब है। उसका काम यह इंसानियत का पैगाम देना, लोगों को जोड़ना, अपने देश में प्यार मोहब्बत की बात करना। चलिए, समय बहुत अच्छी बात आपने कही है। तकी साहब, समय मेरा समाप्त हो रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता जी, इस पूरे मुद्दे पे जो चर्चा हुई है उसमें आपकी संक्षिप्त टिप्पणी? इतना ही है कि आज जो कदम उठाया है केंद्र सरकार ने, पीएफआई को बैन किया है, वो स्वागत योग्य है। और ये जो अब बयानबाजी हो रही है ये और कुछ दिन तक होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है इस बात को बहुत सालों से कहती आई है, तो वो फिर से कहेगी, लेकिन इसका कुछ होगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, सैयद तकी साहब आपका, रमेश जी आपका, मौलाना साहब आपका और मुक्ता जी आपका और गुलेश साहब आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए।
तो साल 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना था, जिसका खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस पर लंबे समय से जारी सियासत न सिर्फ जारी है बल्कि इसने और भी जोर पकड़ लिया। खैर, सियासी जोर आजमाइश से इतर बात करें तो बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार के इस बड़े एक्शन के बाद देश की शांति और धार्मिक सद्भाव बना रहेगा या अभी भी बैन का विरोध सड़कों पर जारी रहेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या इन पर भी जल्द कोई बड़ी कार्रवाई होगी, आने वाले समय में देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।